जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में सीपी सिंह सर हैं, बहुजन समाज पार्टी के विशेष कार्यकर्ता हैं। दिल्ली प्रदेश प्रभारी, राजस्थान प्रभारी, दिल्ली हरियाणा प्रदेश प्रभारी। जी जी। जैसा कि आपको परिचय मिला है कि दिल्ली प्रदेश प्रभारी, राजस्थान नहीं, राजस्थान प्रभारी। अच्छा अच्छा, दिल्ली है। दिल्ली है ओनली। इस समय दिल्ली है। अच्छा, इस समय में दिल्ली। जी सर, इस समय हालात जो हैं देश के जातिवाद देश में बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आज मानव कांसीराम का 17वां महापरिनिर्वाण दिवस है। जी बिल्कुल। उस पर मैं मानव कांसीराम साहब के श्रद्धा में सुमन अर्पित करता हूँ। और आपका जो सवाल है कि इस देश में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये जातिवाद तो इस देश में लंबे समय से रहा है जी। और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कांसीराम साहब ने प्लान बनाया था कि इस देश के अंदर जातियों को तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, मगर जातियों को जोड़ा जा सकता है। इस देश के अंदर वर्ण के हिसाब से ये चौथे वर्ण में जो लोग आते हैं वो 6743 जातियों में बटे हुए हैं। मतलब ये मान लें कि जातियाँ अभी बहुत लंबे समय तक रहने वाली हैं, बल्कि अनंत काल तक। नहीं, देखिए, यदि चाहत सही है उसको ख़त्म करने वाले को तो एक दिन में ख़त्म हो सकती है। कांसीराम साहब कहते थे कि मैं इस जात की बीमारी को एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। एक जीव तो जारी करना है भाई। हम लोग लिखें सब जना कि हम लोग भारतीय हैं, तो ये जातिवादी का जो लेवल है वो हट जाएगा। हम भारतीय तो होना नहीं चाहते हैं, हम जाति के साथ बंधे रहना चाहते हैं। तो तभी कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर नया फार्मूला दिया, 1585 का नारा दिया और ये कहने का भी काम किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ लड़ाई हिस्सेदारी की है कि जिन जातियों को इन लोगों ने 5000 साल से ज़्यादा इनको पिछाड़ा है, उसको जब हक हकूक़ बाबा साहब ने दिलवाए तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये देना नहीं चाहते। तो अब यदि जनगणना होंगी, हम लोग चाहते हैं कि मतलब जाति जनगणना होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कौन कितना है और किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। देश में 5 ताकतें हैं, नौकरी की ताकत है, ज़मीन की ताकत है, व्यापार की ताकत है, धर्म की ताकत है, राजनीति की ताकत है। तो वहाँ उनका क्या अस्तित्व है? तो जब अस्तित्व नज़र आता है तो वो मतलब हाशिए पे खड़े हैं। तो एक मतलब बहुत बड़ा मतलब मास जो कांसीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसके आधार पर उनका वोट लेकर राजा बनता है, मगर उनको हाशिए पे खड़ा रखता है और सारा जो बेनिफिट है उसको खुद लेता है। चंद लोगों के हाथ में बेनिफिट है। तो फिर जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे तो उनकी मतलब पता लगा कि हम लोग, हमारी जाति कहाँ खड़ी है, तो वो आंदोलन करेंगे, आंदोलित होंगे। तो इसे लोग कहेंगे अब यदि अपना हक मांगेंगे और उसको जातिवाद बताएंगे तो ये तो बेईमानी है उनके साथ। जी, लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जातिवाद पिछले 8-10 साल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग सत्ता में रहे हैं हमेशा और इन लोगों ने हमारे लोगों का शोषण ही किया और वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल किया। और अभी भी ईवीएम के दम पे सत्ता में छाए हुए हैं फिर से। जी जी। और वही पुराना समय फिर दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी तो हमेशा चाहत है कि इस देश के अंदर गुलाम बने, जो ये मास है, जो मतलब जो गरीब लोग हैं गुलाम बने। आज देश का मीडिया बोलता है कि 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर 5 किलो मतलब राशन हर महीने देता हूँ। तो यानी 80 और 9 लगभग 90 करोड़ हो गए। 135 करोड़ की जनसंख्या के अंदर ये 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे तो इन्होंने आज तक काम क्या किया है? सही बात। तो इसलिए मतलब ना आज जनता को जैसे जैसे उसके हक का पता लग रहा है तो वो आंदोलित हो, और ये लोग उसी को दबाने के लिए ये जातिवाद का जो इन्होंने जहर खोला है कि आज किसी को मटका छूने पे मारने का काम करते हैं, किसी पे घोड़ी चढ़ने पे उसे मारने का काम करते हैं, किसी को कोई ITI में बच्चा हायर एजुकेशन लिया है तो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। आत्महत्या नहीं, हत्या करके मतलब उसको यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में IIT के अंदर अभी आपने देखा होगा 1 महीना पहले, मतलब ये दिल्ली देश की राजधानी का फाइनल ईयर था बीटेक का। तो इस गरीब घर का बांदा का वो छात्र था, मतलब गरीब घर का बच्चा था, 700 किलोमीटर दूर से बिल्कुल यहाँ पढ़ने के लिए आया जी। बच्चे को तो फाइनल 6 महीने रह गए थे। तो इन लोग ये तो अन्याय अत्याचार, जब उनको कोई नहीं बात चलता है तो वो अन्याय अत्याचार करते हैं। इसी अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने के लिए मानव कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई जी कि अपने बल पर तुम सरकार बनाओ और मतलब ना अपने तुम्हारा भला नहीं करेगा। और हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि तेज आते राजा नहीं,
तेज आते ताज़ा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होगा वो समाज कभी मतलब खुशहाल नहीं हो सकता। साथ में एक बात और हो गई है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। जी जी। तो इस दल को जो उन्होंने बनाया, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, 2-3 महीने पहले की बात है, कि देश में 8 राष्ट्रीय पार्टी, 2 की राष्ट्रीयता खत्म हुई है। अब 6 राष्ट्रीय पार्टी बची है। बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर, तो बहुजन समाज पार्टी आज भी वोट के आधार पर तीसरे नंबर की ताकत है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर कहाँ है? ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रचार, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर है। वो दुष्प्रचार करेंगे, उनकी आदत है, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सत्ता में आकर के जातिवाद और ईवीएम कब खत्म करेंगे सर? क्या तरीका हमारे पास? देखिए, आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनका कहना है कि यदि आप अपनी ताकत को दिखाएंगे तो ये दुश्मन होशियार होता है। तुम बंद कमरे में बैठकर कैडर लेकर जनता को समझाने का काम करो, और जैसे नीचे नीचे चूहा मतलब बिल खोदता हुआ ज़मीन को कमज़ोर कर देता है, इस तरह मतलब ना तुम आराम से काम करते हुए इनकी सत्ता को नीचे गिराओ। तो सत्ता यदि गिरती है तो बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है तो ये साबित भी करके दिखाया है कि किस तरह गरीबों को नौकरी दी जाती है, किस तरह गरीबों को ज़मीन मतलब का आवंटन होता है। क्योंकि हमारा नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। तो बहन कुमारी मायावती ने लगभग 20 लाख लोगों को जो ना 6-6 बीघे का पट्टे देने का काम किया, गरीबों को देने का काम किया। जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको रोज़गार देने का काम किया था। और जितना बैकलॉग था, इस देश के अंदर पहला प्रदेश बना कि सारे पीछे की नौकरी भी उन्होंने देने का काम वहाँ पर किया, सारा बैकलॉग पूरा किया। और चाहे वो मतलब वो जमीन, जब ये सरकारी टेंडर होते हैं, ठेके मिलते हैं, तो उसमें भी उन्होंने उनका कोटा फिक्स किया। तो ये मतलब जब उन्होंने करके दिखाया, तो आज यदि हम सेंटर में आते हैं तो ये सारे काम यहाँ पर भी होंगे जी। और ये तभी उसका समाधान तभी होगा। और ये जो जातिवाद का जहर है एक दिन में ख़त्म हो सकता है। ईवीएम एक दिन में, जहाँ से ईवीएम बनती है वहाँ तो ईवीएम वालों ने उसका विरोध कर उसको बंद कर दिया। हम ईवीएम के सारे मतलब ऐसा, मगर उसका भी तोड़ है। बहन जी ने उसका भी तोड़ बताया। अभी हमने जब गठबंधन किया उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट हम लोग जीते, तो वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि हम 10 सीट किस प्रकार जीते। जहाँ हमारा 50% से ज़्यादा वोट पड़ा है वहाँ हम लोग जीत गए। उनकी मीटिंग यदि मशीन में सेटिंग भी है तो कुछ परसेंटेज पे है। यदि हम उससे नीचे रहते हैं तो वो जीतेंगे। यदि हम 50% से ज़्यादा वोट डालते हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं पा रहा है। तो यही तरीका बहन जी ने अपने लोगों को कहा कि आप अपने बूथ को मजबूत करो, अपने सेक्टर को मजबूत करो, अपने विधानसभा के संगठन को मजबूत करो। तो ये काम आज बहन कुमारी मायावती ने हम लोगों को दे रखा है, तो उसी काम में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। क्या आरएसएस का कैडर मजबूत मान लें हम, या हम अपने बहुजन समाज के मान्यवर साहिब कांशीराम जी के कैडर को मजबूत माने? देखिए, देश के मीडिया ने बोला कि आरएसएस के वर्कर को यदि किसी ने हराया तो बहुजन समाज पार्टी का वर्कर है, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, ये सेल्फ हेल्प से चलता है। वो जो आरएसएस का जो संगठन है वो पूंजीपति देश के धनराज से, देश के मंदिरों के धन से चलता है। एक सेकंड सर, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है, लेकिन एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा। स्ट्रीम मीडिया यानी जो सैटेलाइट पे, जिसके पास संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन आपकी बहुजन समाज की भी एक मीडिया है, सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल पर ये ज़्यादा है, और बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके 4.5 अरब तक, एक चैनल ऐसा है जिसके 4.5 अरब तक दर्शक हैं, जो कि भारत की पॉपुलेशन से भी 2.5 गुना ज़्यादा है जी। तो ये मीडिया मजबूत नहीं है क्या सर? वही मीडिया मजबूत है? देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा मीडिया है वो भी संघर्ष कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। जब संघर्ष कर रहा है तो उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कुछ मीडिया के लोग मतलब उन्हीं के सवालों को यहाँ दागते हैं। वो भी सोचते हैं कि भाई हम लोग मतलब उधर चलें जहाँ हमें कुछ मिले यस। या जहाँ हमें मतलब ना कुछ मतलब हमारी सेवा पानी हो जाए, उधर हमें चलना चाहिए। जी। वो गरीबों की लड़ाई वो भी नहीं लड़ना चाहते। यदि ये मीडिया जो ईमानदारी से काम करे, सच्चाई को पटल पर रख दे, तो आज ये जो संसाधन तैयार हुए हैं, गरीबों के लिए संसाधन ही तैयार हुए थे। तो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए इनको उनके साथ ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। और यदि खड़े होंगे तो यदि सत्ता आती है तो आप लोगों का 100% भला बहुजन समाज पार्टी करेगी। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि जो बहुजन मीडिया अपनी जी जान से, आपने अभी खुद ही कहा, कमज़ोर हालत में, संसाधनहीन है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से ये अपने बहुजन आवाज़ को उठाने का काम करता है और बेसिक मुद्दों पर काम करता है, सटीक सत्य पर। जी। बावजूद इसके वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिसकी आवश्यकता है, जबकि पॉपुलेशन संख्या बल में हम लोग ज़्यादा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश में जो लालच की प्रवृत्ति समाज में डाली गई है, जिसको मैंने बताया कि
5 किलो राशन जिसको फ्री मिल रहा है, किसी को पानी लाभार्थी समाज यानी तैयार कर समाज उन्होंने ऐसा बना दिया कि भाई हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा। ये जो लड़ाई है ये स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे मतलब जनाब आप सत्ता पे पहुँचे, यकायक नहीं कि बटन दबाओ लाइट जल जाएगी। इसके लिए लाइट लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये देखना होगा। तो समाज चाहता है तुरंत लाभ, कि मुझे तुरंत मिलना चाहिए। और ये जो लड़ाई है ये तुरंत की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की लड़ाई है। तो इसलिए 2024 में क्या तैयारी है सर? देखिए 2024 में आज एक तरफ 38 दल खड़े हैं, एक तरफ 28 दल खड़े हैं, महागठबंधन, एक तरफ अकेली बहन जी खड़ी हैं। जी बिल्कुल, हाँ सही बात है। मगर धुरी कौन बना हुआ है? धुरी बहन कुमारी मायावती बनी है। यस बिल्कुल। तो इसलिए आज मतलब उनके पास वोट नहीं है। जो कांसीराम साहब का नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट तो हमारा है। बिल्कुल। वो अपने वोट को संगठित करने में लगे कि यदि तुम अपना वोट यहाँ ईमानदारी से डाल दो, बीजेपी का ग्राफ डाउन है इस समय, बिल्कुल बीजेपी का जाना निश्चित है। और उन्होंने तुरंत मतलब 28 दल लेके वो खड़े हो गए। इनके पास वोट कितना है भाई? 58 दल और इधर 38 दल और इनको 28 दलों को मिला लें तो 50 से ज़्यादा बैठे, 60 दल बैठ रहे हैं। 60 दलों के पास वोट कितना है? जी 3.5%, 5.5%, 6%, यानी 15%। हम जो बैठे हैं हम तो 85% में बैठे हैं। यदि 85 ईमानदारी से अपना वोट डाल दे तो इनको तो ज़मीन पे एक दिन में लाया जा सकता है। और यही काम करने के लिए नेता ने हमें ज़मीन पे उतारा हुआ है। जी। तो वो काम हम लोग निरंतर बीएसपी का जो वर्कर है वो चाहे उसके पास संसाधन नहीं है, कैसे भी है, अपनी मरी से मरी हालत में भी वो जाके समाज में जाके अपनी आवाज़ उठाने का काम करता है। मगर हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो वहाँ खड़े हैं जहाँ बाबा साहब ने उनको मना किया था। क्योंकि बाबा साहब ने एक कोटेशन कही है। आपकी बातों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो उन लोगों को कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ बहका कर हमारे गरीब आवाम को वो बहका कर, भूखा रख कर, उसका शोषण करके भी वो ये कहते हैं, सिर्फ एक डायलॉग बोलते हैं, हे देश के मालिक को, वोट बैंक लूटने के लिए। और हमारा समाज जो है उनको मालिक मतलब जो है इसमें आके उनको ही वोट दे देता है। देखिए हम दिल्ली देश की राजधानी में खड़े हैं। इस दिल्ली देश की राजधानी में 35 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो यदि ये तो प्रश्न चिन्ह है ना। अभी एक सरकार बनी, खामोखा सरकार बनी, वो भी कहता था कि मैं जहाँ मतलब जो ना सबको झुग्गी वहीं मकान दे दूंगा। कितने मकान गरीबों को दिए? उसने अपना मकान तो बना लिया, 52.5 करोड़ रुपये लगा दिए उसके अंदर। मतलब जो आदमी कहता था मुझे तो स्कूटी नहीं चाहिए, तो आज वो 2-2 राज्य की स्कूटी लेके चलता है। मुझे कहता मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आज 50 गाड़ी का काफिला लेके चलता है। उसने जो अपने घर में पर्दे लगाए, 8-8, 9-9 लाख के पर्दे लगाए। तो ये गरीबों का पैसा ये अपनी मतलब ऐशो आराम में लगा रहे हैं। जो कल तक कहता था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आज एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देते हैं। 6 मंत्री बनते हैं उसके, 6 में से 5 जेल जा चुके हैं, 2 अभी भी बंद है, एक उनका राज्यसभा का भी चला गया है। तो ये जो खेल ये खेल रहे हैं, ये गरीबों के मतलब इमोशन से खेलते हैं, उसकी भावनाओं से खेलते हैं। और भावनाओं में गरीब आदमी जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, वो सोचता है कि यार ये मेरा भला कर देगा, मगर कोई इनका भला नहीं करेगा जब तक तो अपने पैरों पे। यही कांसीराम साहब ने समझाया, यही बाबा साहब ने समझाया, यही आज बहन जी समझा रही है, यही हमारे सारे महापुरुषों ने समझाया। आज हमारी भी ड्यूटी बनती है, ज़िंदगी में हमने इस मिशन मूवमेंट को समझाया, तो इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने का काम हमें करना चाहिए। एक अहम सवाल और, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी का शासनकाल यूपी में 4 बार आया, क्या ये भूल गए हैं उसको? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा मतलब ना, यहाँ चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने जी, उसका उसका बेटा अजीत सिंह मतलब जना मिनिस्टर भी बना। उसके जब कोठी खाली करने की बात आई तो उसके सामान को बाहर फेंका गया। जी, रामविलास पासवान के सामान को बाहर फेंका गया। ये बहन कुमारी मायावती, ये 12 नंबर हमारा कार्यालय था और ये 14 नंबर बहन जी को अलॉट हुआ था। दोनों को बहन जी ने लेके ये धरोहर बना दी, यहाँ धरोहर बना दी है। नोएडा में आपकी मतलब ना जो फिल्म सिटी है उसके सामने सेक्टर 15 में बना दी है। लखनऊ में आप देखो, आज ताजमहल के बाद यदि सबसे राजस्व कहीं से प्राप्त हो रहा है तो आपके अम्बेडकर पार्क से हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ बहन जी ने की हैं, तो ये ऐतिहासिक चीज़ है, बिल्कुल ऐतिहासिक। इससे हमारा मतलब मनोबल बढ़ता है, हमें साहस और हिम्मत मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे किले, ऐसे ऐसे हमारे
मतलब महापुरुषों का सम्मान, जो मतलब बाबा साहब कोई उंगली तोड़ने का काम करता था, कोई सर तोड़ने का काम करता था, कोई हाथ तोड़ने का काम करता था, कोई पूरा उठा के लेके जाता था। आज यहाँ किसी की हिम्मत है कोई अंदर घुस जाए? तो यही सब मतलब चीज़ है, यही मतलब अपनी सरकार बनाने का फ़ायदा है कि जब अपनी सरकार बनाएगी, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमारे समाज को भी गुमराह नहीं होना चाहिए, उसे भी मतलब यहाँ अपनी ये जो छोटी छोटी प्रवृत्ति है इसे छोड़ना चाहिए। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और तिरस्कृत इस हालात में सदियों से लेकर आज तक हमारा समाज है, आज भी आज़ादी के 77वें साल में भी। जी इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर मीडिया के माध्यम से? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, ना बिकने वाला समाज बनना चाहिए, ना मांगने वाला। किसका सम्मान किसका होता है? मांगने वाले का या देने वाले का? तो जब तक आप देने वाले नहीं बनेंगे, मांगने वाले बने रहेंगे, आपके यही हालात रहेंगे। इसलिए आपको इस देश के अंदर देने वाला बनना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के शासन प्रशासन की आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, तभी तुम्हारी गरीबी का अंत होगा, तभी तुम्हारे अन्याय अत्याचार जो हमारी बहन बेटियों पे का जो शोषण होता है तभी ख़त्म होगा, नहीं तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, परसों किसी तीसरे की बारी होगी, तो ये बारी लगातार चलती रहेगी। यदि इसको रोकना है तो हम सबको इकट्ठा एक मंच पर आना पड़ेगा और इस देश में शासक कर्ता जमात बनना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हमारा कोई उद्धार नहीं है। महागठबंधन पर कुछ कहेंगे सर? महागठबंधन में हमें क्यों जाना है? जी, आप ये बताइए कि मतलब यदि एक नदी का अपना एक अस्तित्व होता है, यदि वो समंदर में गिर जाए तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हम यही चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जैसे भी आए, कभी भी आए, लेकिन सत्ता में ज़रूर आएगी। जी जी, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम।